न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। घटता मतदान, किसका फायदा किसका नुकसान। 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर मतदान हो चुका है। हालांकि चुनाव को लेकर उत्साह शाम को आए वोटिंग प्रतिशत ने कम कर दिया। इस बार का वोटिंग ट्रेंड पहले चरण से अगर हम कंपेयर कर ले तो उससे भी खराब रहा है। दूसरे चरण में महज 63% ही वोट पड़ा है, यानी मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कम होते इस वोटिंग प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। पहले चरण में 21 राज्य की 102 लोकसभा सीटों पर 64% वोट डाले गए। पिछले चुनाव में उन सीटों पर भी 70% से ज्यादा मतदान हुआ था और यही हाल दूसरे चरण में भी रहा। किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% को पार नहीं कर पाया है। वोट करने के लिए लोगों के घरों से बाहर निकलने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग भी चिंता में, और खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर जैसे निरस नजर आए हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट डाला था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वो जोश देखने को ही नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे अहम चीज है कि वोट परसेंटेज आखिर कम क्यों हो रहा है। इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कई विश्लेषक ऐसे हैं जो इसे फायदेमंद भी बता रहे हैं, कई का कहना है कि ये तो नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले आपको सुनाते हैं कि बलिया से एसपी प्रत्याशी सनातन पांडे ने वोटिंग परसेंट को लेकर क्या कुछ कहा। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों सवार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का था। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा। इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग स्थल से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या तो साधन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। तो देखिए, वोट परसेंटेज कम होने को लेकर एसपी प्रत्याशी का बयान भी आपको सुनाया गया। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए डॉक्टर शत्रुपा, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुकी है। बाल किशन यदुवंशी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब से बस कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कुंवर अजय सिंह, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर शत्रुपा आपके पास आना चाहूंगी। वोटिंग परसेंटेज ये जो कम होता जा रहा है, क्या लगता है जितना उत्साहित नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी और कह रहे थे कि बढ़ चढ़कर मतदान होगा, क्या लगता है क्या वजह है इस पर, क्यों नहीं हो पा रहा मतदान उतना? देखिए, पहली बात यह है तो वेदर इतना खराब है, इतना गर्मी है, शायद ज्यादातर लोग बाहर निकल के आ नहीं रहा है। लेकिन आप अगर हर एक स्टेट देखेंगे तो 2019 के से अगर कंपेयर करें तो नीचे नहीं आया। हाँ, ज्यादा शायद नहीं हुआ। ऐसे पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है वो तो बहुत बहुत इंक्रीज किया है, और शायद दूसरा राज्य में उतना इंक्रीज नहीं किया है। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी को चिंता करने का थोड़ी जरूरत है। हमारा 405 टारगेट है, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा।
नहीं, लेकिन इससे हम ये तो नहीं बच सकते हैं ना कि वोट परसेंटेज जो कम हो रहा है, आपको नहीं लगता कि चिंता का विषय है सिर्फ मौसम की मार पर इसका ठीकरा फोड़ देना? आपको नहीं लगता बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो जाएगा? क्योंकि ये देश का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, सरकार चुनी जानी है, और ऐसे में मतदाताओं में उत्साह ना होना एक गंभीर विषय है। नहीं, उत्साह है, उत्साह लेकिन है। नजर नहीं आ रहा है ना, वोटिंग नहीं, परसेंटेज मैं आप मैं देखिए आपको उसमें नजर बताती ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आप देखिए वोट परसेंटेज 54% रह गया। मैं आपको बताती हूँ। ऐसा 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 मानना है साइकोलॉजिस्ट का कि जब ज्यादातर लोग बाहर नहीं आते हैं, उत्साह अगर कम होता है, तो दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड एक चेंज के लिए उतना उत्साह नहीं है। लेकिन जो जो राज्य में देखिए आप, नहीं, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लगातार क्यों ट्वीट कर रहे थे कि घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए? तो मतलब आप ये कहना वो चाह तो रहे हमारा हैं? कर्तव्य नहीं, है। वो तो है, तो लेकिन हम तो फिर खुद अगर वो ये कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, यानी क्या वो ये चाह रहे हैं कि उनकी सरकार बदल जाए? अगर आप ये कह रही हैं कि लोग इसका मतलब सेटिस्फाइड है अगर कम वोट परसेंटेज है। मैं इसका जवाब पहले एक बार उनसे ले लेती हूँ, डॉक्टर वरुण से। नहीं, मैं थोड़ा डॉक्टर, मैं आपके एक पास लाइन पे लौटूंगी मैं लौटूंगी बोलूं। एक बार उनका रिएक्शन ले लूं, चर्चा अभी बहुत लंबी चलने वाली है। डॉक्टर वरुण, क्या वाकई ये जो डॉक्टर शत्रुपा कह रही हैं कि अगर वोटर्स कम निकल रहे हैं, हालांकि देखिए पॉलिटिकल ट्रेंड को लेकर ये ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई जो मतदाता है उनमें उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि वो सरकार बदलना नहीं चाहते? चारू जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मौसम बाहर होती तो बाड़मेर जैसलमेर में बम्पर वोटिंग की होती, सबसे ज्यादा गर्मी तो देश में वहीं पड़ती। कोई कारण नहीं, पिछला चुनाव गर्मी में हुआ था, उसका पिछला चुनाव भी गर्मी में हुआ था। मौसम की मार में नहीं मानता। जनता 10-10% तक उदासीन होना गंभीर विषय और अच्छा विषय आपने करी। देखिए, लो वोटिंग जो है, जनता विपक्ष और पक्ष की बात है। पक्ष की तो बात ये है कि अटल जी अडवाणी जी युग की पार्टी विद बीजेपी नहीं रही, लेकिन जब से मोदी जी आए, नेता विद लोगों ने उनको वोट देना चाहा और वोट दिया, जैसे इंदिरा गांधी को वोट देते थे। लेकिन अब के क्या हुआ है, में जो लो वोटिंग हुई उसके बाद तो मोदी जी के बयान, भाषण, सूत्र इस प्रकार के जो गरिमापूर्ण नहीं समझता। पहला कारण तो ये रहा। दूसरा, जो टेंटेड लीडर्स थे जिन पे आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी हैं ये, उनको भाजपा में लेके उपकृत कर दिया। तो लोगों के मन में ये आ गया है कि सारे नेता एक थे, सारी पार्टियां एक से, तो उत्साह समाप्त हो गया। आज उल्लासपूर्ण होता था, लोकतंत्र का पर्व है ये, लोगों में उत्साह नहीं, उदासीनता जो है, इसका नुकसान तो पक्ष को ही होता है। केंद्र सरकार के प्रति उत्साह नहीं है, इसलिए 10-10% जो है जो पोलिंग कम हो रही है। दूसरा, राज्यवार और कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए कैंडिडेट जो है विपक्ष का बिल्कुल ही, क्योंकि लचर व्यवस्था भी विपक्ष में बहुत देखने को मिली, खासकर कांग्रेस पार्टी। कई कैंडिडेट्स भी अच्छे नहीं आ पाए, तो वो वहां उनको पछतावा होगा 4 तारीख के बाद कि हमको ढंग से संगठन को मजबूत करके ढंग के कैंडिडेट उतारने चाहिए। कुल मिला के ये है कि जनता पक्ष से भी कोई उत्साहित नहीं है और विपक्ष से उत्साहित नहीं है। तो विपक्ष भी कोई एक नेता या ढंग से एक अपना गठबंधन नहीं दिखा पाया, और पक्ष में मोदी जी के अलावा तो कुछ है नहीं अभी विपक्ष में। दूसरा, जो इनके सहयोगी दल है आज के, जो भाजपा, जैसे नीतीश कुमार जी का जदयू है, आरएलडी है, ये एक बोझ बन गए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो तो दरकिनार हो गया, और ये लोग वहां आ गए, ऑलरेडी दल बदलों की हो गई। तो जनता कुल मिला के एक नैराश्य का भाव हो गया, उदासीनता का भाव हो गया। ये आपको सेकंड ट्रेंड में इतना प्रचार मीडिया ने किया, मीडिया को सैल्यूट करता हूँ। इतना प्रचार करने के बाद अगर कवर अप नहीं होगा, थर्ड फेज में कवर अप नहीं होगा, तो फिर आप समझ लो एक तो यही चलेगा। और जिसमें जहां जो कैंडिडेट भारी होगा, जहां उसकी जो है वोटिंग जिस कैंडिडेट के पक्ष हो जाएगी वो निकलेगा। तो हो सकता है त्रिशंकु पार्लियामेंट भी आते हैं। डॉक्टर शत्रुपा, आप कुछ बोलना चाह रही थी इस जवाब पर? मैं ये बोल रही थी कि आप बोल रहे हैं कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हर कोई इतना ट्वीट क्यों करे। वो तो हमारा ड्यूटी है, वो तो हम करेंगे। जितना भी परसेंटेज आएगा, जो भी वोटर आएगा, उनका उत्साह करना हमारा हर एक कार्यकर्ता को एकदम, दिस इज आवर ड्यूटी, दैट वी विल कीप डूइंग। वी आर नेवर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। मैं ये बोल रही हूँ कि जितना हम, ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्लेसेंट है कि अच्छा ठीक है जितना हो गया काफी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जहां पर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी जी, की सरकार है या फिर संयुक्त से सरकार बनाई हुई है, वहां पर ये परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है? बीजेपी की सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया 54%। आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, बिहार में भी आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा नहीं जा पाया, यहाँ पे भी 58.58% रह गया है। यानी जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर चिंता का विषय आपको नहीं लगता? युवाओं को लेकर लगातार आप बात करते हैं, किसानों को लेकर बात करते हैं, हर वर्ग तक पहुंचने की बात करने वाली
पार्टी जहां पर शासन कर रही है जिन राज्यों में, वहां पर अगर सबसे कम वोट परसेंटेज आ रहा है तो चिंता का विषय है। और आप इसे स्वीकार कर रही हैं कि नहीं, लोगों में इसीलिए उदासीनता होगी, या फिर ये मान लिया जाए कि उन्होंने सरकार को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया इसलिए वो वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं कर रहे कि हम वी आर कॉम्प्लेसेंट अबाउट द होल सिचुएशन, लेकिन ऐसा भी हम नहीं कह रहे कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर हर एक का भरोसा है, तो वो वोटिंग होगा, डालेंगे, डाल रहे हैं। आप अगर 2019 के साथ अगर कंपेयर करेंगे, उतना ज्यादा फर्क है नहीं। नहीं, फर्क होना ना होना तो दूसरी चीज है ना, मुद्दा यह है कि वोट परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा है। आप रैलियों में जो उत्साह आप कहते हैं कि देखिए मैदान चकाचक भरा हुआ है, वो आखिर वोटर्स में क्यों तब्दील नहीं हो पा रहा है, वोट परसेंट में क्यों तब्दील नहीं हो रहा है? डॉक्टर वरुण, रैलियों में भीड़ लेकिन वोट परसेंटेज उतना नहीं है जितना दिखता है। अरुण जी, रैलियों में भीड़ ऐसी होता है, उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है, ऐसा खर्च होता है, गाड़ियां भर के लाया जाता है, प्रलोभन दिए जाते हैं, किसी जाते हैं। इस प्रकार से नेता लोग अपनी भीड़ इकट्ठी करते हैं। उदासीनता ही एक्सेप्ट करते हैं। 10% जो है, कई क्षेत्रों में तो से ऊपर उदासीनता देखी गई। बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और अब कह रहे मोदी जी को भरोसा है, इसलिए मोदी जी का भरोसा है, तो फिर एक वोट भी क्यों आया? चुनाव की भरोसा है तो लोकतंत्र की आवश्यकता ही क्या है? वोटिंग की आवश्यकता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। ये बड़ा अजीब सा नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास है। दूसरा जो आप बात कर रहे हो, आपने देखा होगा फर्स्ट फेज के बाद जो एकदम से चुनाव की घटनाक्रम बदला और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस पर चर्चा करने लगे दिन भर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा करने की बजाय 10 साल से जो सत्तारूढ़ पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा करती है, लोग जो है सब समझने लगे। मैं कह रहा हूँ लोग इतने वो तो होते नहीं, मूर्ख तो होते नहीं। जन हर चुनाव में नया सॉफ्टवेयर जैसे डेवलपमेंट आता है, नए वोटर भी आते हैं, उस हिसाब से चलते नहीं तो जो पहली सरकार होती है वो हटती क्यों, इधर चलती रहती। ये लोग इसको समझने के नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में इनको भी पता है तो टर्नआउट कम हो रहा है, वो इन्हीं के खिलाफ हो रहा है या इनके पक्ष में नहीं हो रहा है, दोनों से कोई सा पब्लिक उदासीन है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन जहां जैसे कर्नाटक है, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, अलग अलग स्टेट और कैंडिडेट्स पर निर्भर करेगा कि वहाँ क्या स्थिति है लोकल लेवल पर। अगर कैंडिडेट में फिर कह रहा हूँ, मान लीजिए संयुक्त बूथ है, तो बीजेपी ने जैसे वो मेरठ में भी एक को दे दिया, वो चले, फिर सब ट्वीट पे आ रहा है कि वो सीधे बंबई चले गए, हीरो को दे दिया, उनके प्रतिनिधित्व को वो नहीं है। आप देखिए जनता सांसद और क्यों चुनती है? 24 घंटे अवेलेबिलिटी के लिए चुनती है। अब ये चुनाव जीत के चले जाते हैं, एक रेफर के चक्कर में आके पब्लिक को दे देती है। अब पब्लिक इस चीज से नाराज हो गई है, ये लोग समझ नहीं रहे और ये सब पार्टियों के लिए घातक है। आप जैसे हेलीकॉप्टर लगाते हैं, जैसे बाहर से प्लेन से आके एरोप्लेन से फार्म भर के चुनाव जीत के चले गए, पब्लिक उसको भी आप नकारेगी, दल बदलू को भी नकारेगी, और चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, तो कैंडिडेट जो आता नहीं जनता के, और लचर, मैं उसको लचर कैंडिडेट इसलिए कह रहा हूँ, जो आता नहीं जनता से कनेक्टर नहीं, वो लोग भी हारेंगे। आपको बड़े चित्र से परिणाम देखने को मिलेंगे। डॉक्टर शत्रुपा, आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं इसी के साथ साथ चाहूंगी कि आप इसका भी जवाब दें कि जब हम ये देखते हैं कि बीजेपी हर मुद्दा उठाती है, चुनावी मुद्दे हो, लहर हो, नाराजगी की बात हो, ये सब कुछ जब हम वोट परसेंटेज में देख रहे हैं तो लग रहा है कि उतना कारगर हो नहीं पाया, और ऐसे लगता है कि 400 पार का आपका जो नारा है एनडीए का, वो पूरा हो पाएगा इस तरह से अगर जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रेंड जो सेट करने की बात कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि लोगों में उत्साह है, वोटर्स में उत्साह है, अगर वोट परसेंटेज ऐसा रहने वाला है तो वो उत्साह तो नजर नहीं आ रहा। यानी विपक्ष जो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे उठा रहा था, वो कम से कम जनता के मन में घर कर गए हैं, ऐसा कहा जाए? नहीं, वरुण जी का पूरा आवाज नहीं आ रही, कट कट कह रहे हैं, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट ही से। लेकिन मैं दो मुद्दा मुझे उनका सुनाई दिया, उसका मैं थोड़ा रिप्लाई देना चाहती हूँ कि बीजेपी एक पार्टी है तो कहीं भी वायलेंस या किसी को ऊपर प्रेशराइज नहीं करता है। हाँ, हम ऐसा है कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम अर्ज कर सकते हैं, हम बुला सकते हैं ट्वीट के द्वारा, फोन के द्वारा। हमारा ऐसा सिस्टम है, जैसे पन्ना प्रमुख है, मतलब एक पेज में वोटर्स लिस्ट में एक पेज का जो कांटेक्ट पर्सन एक है, जैसे हम वेरी सिस्टमैटिकली वी ट्राई एंड कांटेक्ट ईच वोटर। लेकिन इतना जल्दी फेज 2 ही आया है अभी तक, इतना जल्दी इतना कंक्लूजन में आना अभी तक, और नहीं, अभी कंक्लूजन के लिए इसलिए कहा जा रहा है ना, क्योंकि आप समझिए कि
2 चरण हो चुके हैं। अब ऐसे में अगर स्टार्टिंग में ही अगर जिसकी शुरुआत ही अच्छी नहीं होगी, आरंभ अच्छा नहीं होगा, उसका अंत कैसे शानदार होगा, सवाल यही है। और इसीलिए आज चर्चा की जा रही है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही ऐसा रहा तो आखिरी में कहीं ऐसा ना हो कि वोट परसेंटेज घटते घटते चुनाव बहिष्कार तक की बातों पर आ जाए वोटर्स। नहीं, इस चिंता बारे का में मैं विषय है इतना ये। कह सकती हूँ कि हमारा कंसर्न जो हम बहुत सारे आपके आपके साथ और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो ये हाईलाइट कर रहे हैं, शायद इसके असर बाकी 5 पर भी पड़े और ज्यादातर लोग आपके वोट दे। मैं इतना कह रही हूँ कि इतना जल्दी कंक्लूजन में आना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ हम हर एक को बोल सकते हैं कि आइए जल्दी मतदान कीजिए, सुबह सुबह मतदान कीजिए। डॉक्टर वरुण, क्या लगता है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है और सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, जनता खुद पहुंचती है, वाकई आपको लगता है? नहीं, जनता तो खुद पहुंचती है, लेकिन मोबिलाइज भी करते हैं, कैंडिडेट मोबिलाइज करते हैं। शत्रुपा जी कह रही हैं कि अभी स्टार्टिंग फेज में नहीं सोचना चाहिए, जबकि 190 सीटों पर तो वोट हो चुके हैं। 190 सीटों पर अगर हम देखें और ऐसा वोट परसेंटेज होगा तो चिंता का विषय बनेगा ही। राहुल जी 35% के लगभग चुनाव संपन्न हो चुका है जी। ये आप कैसे कहेंगे कि अभी शुरू ही हुआ है? 35% सीटों पर लगभग चुनाव हो चुका है और अभी मौसम भी मई जून का तो और ज्यादा, मई में तो और ज्यादा गर्मी पड़ती है तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो अगर आप मौसम की ये कंटेंशन दे रहे थे तो वो भी फिट नहीं होता कि और कम होने की संभावना इनके हिसाब से मौसम में ज्यादा गर्मी हो। देखिए, जनता में जो उदासीनता है उसको मानना चाहिए। जनता क्यों उदासीन है चुनाव के प्रति, वोट डालने के प्रति? वो मुद्दे जो महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण के मुद्दे हैं उस पर फोकस नहीं कर रही पार्टीज, उस पर फोकस करना चाहिए। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो छोड़ दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पीछे पड़ गए। क्या लोग समझते नहीं? पब्लिक सब समझती है। दूसरी, आपको ध्यान होगा अटल जी के टाइम इंडिया शाइनिंग किया, फिर अटल जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही थी और इंडिया शाइनिंग वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। लास्ट में कहने लगे पेड़ों पर पैसे उगते हैं क्या, मटर की दाल खा लो, तो जनता चिढ़ गई। उसके बाद उदाहरण हुआ दिल्ली में, मैं वहीं था कर्नाटक प्लेस में, मोदी जी आई थी सरकार नई और बड़ा जबरदस्त क्लेमर मोदी जी का उस समय था। उस समय कहने लगे जब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया इंटरनेशनल लेवल पे कि भाग्यशाली को वोट दो, भाग्यशाली को। जनता चिढ़ गई। केजरीवाल आ रहा है वहां पे 10 साल से दिल्ली के अंदर, उसको नहीं हटा पाए। तो जनता अपने हिसाब से चुनती है, इनके नैरेटिव से नहीं चुनती है। ठीक है, एक बार 2 बार मौका जरूर देती है जनता, लेकिन आप इसको आगे तक देखते जाओ। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 8-8, 10-10% जो पोलिंग कम हो रही है वो इनके खिलाफ नहीं तो पक्ष में भी नहीं है, इनके प्रति उदासीन तो ही है। जब ही नहीं जा रहे लोग, अगर मोदी जी का करिश्मा दिख रहा होता या लगता भाई हमको और एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे होंगे, तो मैं कह रहा हूँ पिछली बार से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि युवा वोटर भी बढ़ता जा रहा है, देश पूरा युवा है। तो युवाओं में कहीं ना कहीं उदासीनता है, वो वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप ये आपकी वोटिंग परसेंटेज कम आ रही है। क्योंकि युवा तो सबसे जो नया आदमी होता है उसको बड़ा शौक होता है वोट देने का, तो युवा कहाँ वोट दे रहा है? अगर आप बेरोजगारी पे बात नहीं करोगे, नौकरियां कैसे दोगे, उस पर चर्चा नहीं करोगे, तो युवा 2-2 करोड़ रोजगार की वेट। आज चारुल जी, आप भी मेरे से ज्यादा समझते हो, छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और अपने से ज्यादा उनकी बुद्धि चलती है। तो वो बुद्धि उनकी समझ में आ रहा है उनको कि हमको कुछ मिल नहीं रहा। कोई ग्रेजुएट हो गया, कोई बीटेक कर लिया, कोई क्या कर लिया, सारी प्रोफेशनल डिग्रियां करके भी बेरोजगार है। तो वो वेट थोड़ी करेंगे 2047 तक कि हमको 2047 आएगा, फिर नौकरी मिलेंगी, फिर जब कुछ होगा। तो यूथ, मेरे को तो लग रहा है यूथ वोट कम पड़ रहा है और वो ये घातक होगा राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी और जो सत्तारूढ़ दल है इनके लिए। तो बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। देखिए शत्रुपा जी, अगर हम वोटिंग ट्रेंड की बात कर लें तो जो कमिटेड वोटर्स हैं वो तो जा ही रहे हैं, ठीक है, वो तो वोट करेंगे ही। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ देख लें तो कई सारे जो स्विंग वोटर्स हैं, जो कभी कभी अपना वोट जो है वो चेंज कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर देते हैं, उन लोगों में भी उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। ने भी ऐसे ही वायदे किए थे चुनाव के पहले, जैसा आज तेजस्वी। शत्रुपा जी, आपसे सवाल है। जी, मैं वरुण जी के साथ एक बात में सहमत हूँ कि थोड़ा सा उदासीनता, एकदम इनर्शिया एक है यूथ के अंदर इन जनरल। लेकिन बहुत सारे यूथ मोदी जी के बातों पर, मोदी जी के वादों पर, मोदी जी का गारंटी पर एकदम क्या बोलेगा, बने they have faith in Modi ji. They have faith in Modi ji. There is only one candidate. बीजेपी का एक ही कैंडिडेट है जिसका भी फेस नजर में आए सामने,
मोदी जी के ऊपर भरोसा इनका है, तो वोटिंग तो होगा। आप शायद 100% वोटिंग मांग रहे हैं, वोटिंग उतना तो नहीं होता है, कभी भी कहीं भी नहीं होता है। लेकिन और अगर जनता को चेंज करना था तो और भी ज्यादा नंबर में लोग आ जाते और एकदम मुझे शत्रुपा जी आप क्यों सेटिस्फाइड नजर आ रही हैं इस कम वोट परसेंटेज से? आपको क्यों लग रहा है कि अगर कम वोट परसेंटेज है तो आप ही के हक में रहा होगा? आप क्यों इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड हैं? आप जानती हैं कि बहुत बार ऐसे आंकड़े भी आए हैं जब कम वोट परसेंटेज रहा है लेकिन सरकार बदल गई है। ऐसा नहीं है कि अगर कम वोट परसेंटेज है तो फिर आप ही के हक में फैसला आएगा। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये शायद गलत बात होगा। हमारा पार्टी जितना हो सके हमारा नहीं, आप ये कह रही है ना कि अगर कम वोट परसेंटेज है तो यकीनन जनता जो है वो सरकार बदलने की इच्छुक नजर नहीं आ रही है। सरकार बदलने का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बीजेपी ने बहुत बार एकदम दिखा दिया है पूरा देश को कि हम जो वादे करते हैं वो वादे हम रखते हैं। हमारा जो एकदम वरुण जी कह रहे थे हमारा मैनिफेस्टो के बारे में, हमारा क्लियर एकदम ट्रैक है। 10 साल का तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, वो ट्रेलर था। आगे देखिए और भी काम होगा, और भी डेवलपमेंट होगा, और भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, और यूथ के लिए बहुत सारा कुछ है जो हमने किया है और आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि जनता हमसे विरूप है, मुंह फेर लिया, ऐसा नहीं है। हाँ, शायद उतना परसेंटेज थोड़ा सा कम हो सकता है। मैं अभी कभी नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी सेटिस्फाइड है, लेकिन बीजेपी का चिंता करने का भी जगह नहीं है, ये मैं बोलूँ। बिल्कुल, हमारे साथ बालकृष्ण यदुवंशी जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बालकृष्ण जी, वोट परसेंटेज जो कम होता नजर आ रहा है, देखिए इस पर आप क्या कहेंगे? अब तक लगभग 190 सीटों पर चुनाव हो चुका है लेकिन वोट परसेंटेज जो आ रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए, जो वोट के प्रतिशत गिरता है, चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन का जो मैटर सिलसिला वो लोगों के बीच में एक संदेह पैदा करता है। और उसके बाद जो मुद्दे थे, गरीबी, बेरोजगारी, वो सब कहीं ना कहीं जो है सरकार छोटी एजेंडा जो है उसके ऊपर चला और जनता ने देख लिया कि वास्तविक मुद्दों पर इलेक्शन हो ही नहीं रहा। कोई मुसलमान की बात करता है, कोई किसी की बात करता है, तो वास्तविक मुद्दे पर निश्चित तौर पर जनता बड़ी निराश है वर्तमान सरकार से और इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वोटिंग प्रतिशत गिरने का मतलब सीधा सीधा है भाजपा को तगड़ा यहाँ पर नुकसान हो रहा है, जिसके अभी वो अवेल कर नहीं पा रही है। इसलिए जो है दूसरे मुद्दों के ऊपर जो है इलेक्शन को ले जाना चाह रहे हैं। हमारे मोदी जी जो है वो कभी भी 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करना चाहते। हिंदू मुसलमान यही जो धार्मिक विभेद होता है, विभाजन की जो नीति इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जनता समझ रही है, जनता निराश है, लेकिन उनको अभी कोई दूसरा रास्ता मिला नहीं, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर वोट ना देने का फैसला लेकिन किया। बालकृष्ण जी, अगर जनता उदास है तो फिर वोट क्यों नहीं कर रही है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है और इसीलिए चर्चा हो रही है कि कम मतदान, लेकिन किसको फायदा और किसको नुकसान। आगे भी ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना है। आगे भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। घटता मतदान, किसका फायदा किसका नुकसान, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर शत्रुपा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बालकृष्ण यदुवंशी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर शत्रुपा, देखिए बालकृष्ण जी ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों का जो ट्रेंड रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है जनता और इसीलिए वोट नहीं कर रही है। ये तो कांग्रेस का बार बार एक ही कहना है कि हमसे मुंह फेर लिया जनता, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा वो लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए, क्योंकि मैंने इससे पहले जब आए थे उनसे पहले बहुत बार कह दिया था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। हमसे प्यार जनता करते हैं, जनता 65 साल से इन लोगों को देखा है और मोदी जी आके एक के बाद एक वायदा पूरा किया है। हमारा जो पॉलिसीज है, हमारा जो डॉक्टर शत्रुपा, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत बारीक सी लाइन है। आप पूरे विपक्ष को नकार रहे हैं ये कहकर कि विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है। विपक्ष है कहाँ पारुल, विपक्ष है कहाँ, ये हमको बालकृष्ण जी, विपक्ष क्या वाकई नहीं है? मैं थोड़ा सा खत्म
क्या वाकई विपक्ष नहीं है? आप लोग तो देश बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बातें कर रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि देश में विपक्ष ही नहीं है। इसका मतलब हुआ 70 साल तक बीजेपी ने जो इलेक्शन लड़े वो सब बेकार गए, क्योंकि बीजेपी के पास जब कभी कोई चेहरा नहीं हुआ करता था तब भी इलेक्शन हुए इस देश के अंदर। चेहरा ना होना एक अलग बात है और देश का चुनाव और प्रतिशत गिरना एक अलग बात है। चेहरा नहीं है, किसने का चेहरा नहीं है? 1,40,00,000 जनता जो है वो इलेक्शन को लड़ रही है। हर भारतीय के अंदर इतना मुद्दा है, हर भारतीय के अंदर इतना टैलेंट की वो इलेक्शन लड़ सकता है। लोकतंत्र हमारे को ये अधिकार देता है। चेहरा एक मुद्दा है। उस चेहरे को, मोदी से पहले आपका कौन चेहरा था? 70 के अंदर कौन सा चेहरा था? 80 के अंदर कौन चेहरा था? चेहरे के ऊपर मत जाइए। यहाँ 140 जो करोड़ जनता है हमारी, वो इलेक्शन लड़ रही है और वो अपना मतदान कर रही है और वो इसके फेवर में दे रही है कि सत्ता पक्ष से जो है अब हम त्राईमान है। एक बहुत बड़ा इलाका नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाइए जहां इलेक्शन का सीधा बहिष्कार है। एक पूरे जिले के अंदर वोटिंग ही नहीं हुई, 2 आदमियों की केवल वोटिंग हुई है। ये क्यों? त्रिपुरा में सबसे ज्यादा है, 78% मतदान हुआ है वहां पर। मैडम, मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मैं मेघालय के एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ जहां पर वोट प्रतिशत केवल 2% है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वरुण जी, क्या वाकई यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर शत्रुपा कह रही हैं कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है, और यदुवंशी जी कह रहे हैं कि देखिए मुद्दे तो हैं लेकिन जनता जो है वो बीजेपी से नाराज है इसलिए वोट नहीं डाल रही है, क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं आपके पॉलिटिकल एनालिसिस इस पर? शत्रुपा जी को पहले करेक्ट कर लूं, 65 ईयर्स उन्होंने नाम 65 नहीं ले। कभी प्रधानमंत्री जी 70 साल बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, एक फिक्स रखिए। कांग्रेस ने 54-55 साल ही राज किया है। आप जब 65 साल बोलते हो या 70 साल बोलते हो तो अटल जी के भी 7 साल आ जाते हैं और मोदी जी के भी 5 साल आ जाते हैं। ये कोई समझ नहीं रखते। मैंने साल भर से मैं देखता हूँ मोदी जी भी कई बार 70 साल, तो भाई आप खुद को ही दोषी ठहरा रहे हो। अपना करेक्शन तो करो, जनता उससे कंफ्यूज होती है। दूसरी जो युवाओं की बात है, देखिए चारुल जी, युवा वेट नहीं करता। मैंने कहा अपने घर में ही बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, वो वेट नहीं करते 20-20 साल। तुमको 20 साल बाद उनको तुरंत चाहिए होता, अधीरता होती है युवाओं के दिल में। तो आप उनको अगर नहीं दोगे रोजगार 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो युवा अधीर हो जाता है। इसलिए उदासीनता। मैं कह रहा हूँ युवाओं का वोट नहीं। आप देख लीजिएगा 4 तारीख के रिजल्ट के बाद युवाओं को आप 2047 में रोजगार दोगे। जब तक युवा करेगा क्या, 15-20 साल का बच्चा और बेटर रहेगा। जब तक आप तुरंत देते तो आपको उसका फायदा होता है। जैसे आपने 80 करोड़ राशन की बात करते हो, वो आपको प्लस है। मोदी जी के चेहरे की बात कर रहे हो, वो आपका प्लस है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि चेहरा नहीं हो तो चुनाव में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने, जब कौन सा चेहरा था? या 77 में इंदिरा जी हारी, जब कौन सा चेहरा था? हाँ, 77 में एक बात जरूरी थी, जयप्रकाश नारायण जी एक क्रांति के रूपक थे जिन्होंने क्रांति फैलाई देश में। लेकिन उनका बिहार, पूर्वांचल, हिंदी पट्टी में तो था। साउथ में जयप्रकाश नारायण जी का क्या इन्फ्लुएंस था? राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान में उनका इन्फ्लुएंस है। तो अलग अलग एरियाज के हिसाब से होता है। तो ये अभी तक मैं कह रहा हूँ, ये आज के पॉलिटिशियन जनता क्यों उदासीन है, सबसे बड़ा प्रश्न वही है। वो इसलिए है कि ना तो विपक्ष समझ रहा है कि क्या करना चाहिए, ना पक्ष के समझ में आ रहा है। पक्ष तो मैं लगा हुआ है और विपक्ष हम नहीं हो पाया अभी तक। गठबंधन इनका पूरा स्वरूप ही नहीं बन पाया, इसलिए जनता कंफ्यूज है। तो किसी को देना नहीं चाह रही है। वो देख रहे हैं सब एक से हैं, सब एकसार है। सारे जो नेता हैं, पार्टियां सब एक से, फायदा तो कुछ होना नहीं। चुनाव के टाइम अपनी अपनी जो है वादे करते हैं, फिर वही उस पर आ जाते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये हुआ है, मैंने आपको कहा, पार्टी विद द डिफरेंस पहले खत्म हो गई, नेता विद द डिफरेंस भी खत्म हो गया। क्योंकि आप कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के टेंटेड लीडर को खुद ही आरोप लगाते हो, दूसरे दिन आप अपनी पार्टी में लेकर उनको उपकृत और कर देते हो। तो जनता देखती ये कौन सा तरीका है भाई? हम आपको क्यों वोट दे रहे थे? क्यों 10 साल तक आपको वोट दिया? ये बताइए, आप कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? इसलिए तो नहीं दिया ना भाई, कांग्रेस नहीं हमारी बातों पे, हमारे एक्सपेक्टेशन। अच्छा डॉक्टर वरुण, इससे इलेक्टोरल गेन आपको किसे नजर आता है? क्या लगता है, बीजेपी को होगा, एनडीए को होगा, या फिर इंडिया गठबंधन को होगा? चारुल जी, मैंने पहले भी कहा, स्टेट्स के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से फर्क पड़ेगा। अब जैसे पश्चिमी राजस्थान में जहाँ जाट एरिया है, जाट बेल्ट है, उसमें जाट, मेघवाल, मुसलमानों का एक होने की खबर आ रही है, वहाँ बीजेपी को सेटबैक लगेगा। और जैसे आप अभी यूपी की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वोटिंग प्रतिशत ज्यादा हो गया है, तो वो इनको बीजेपी को नुकसान होगा। कहीं मैंने आपको मेरठ का एग्जांपल दिया, वो टीवी पे तो श्री राम के पर्दे पे थे, उनका फोटो आ रही है, तो चल दिए बॉम्बे अपना पैकअप करके। तो जनता जो ये भी तो देखती है भाई, कौन सा प्रतिनिधि है, मैं किसको चुन रहा हूँ। जनता देखी, मैंने हर चुनाव में कहा अपडेट होती जाती है। हर चुनाव में अगर अपडेट नहीं होती तो वही नेता, वही सरकारें चलती रहती। वो आप जनता ये देखना चाह रही है कि कौन हमारे साथ में हम लग करके काम करता है, कौन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस उसको पूरा करने का प्रयास करता है। जनता भी समझती है कि 100% तो सब कुछ कर नहीं सकता कोई आदमी, लेकिन सिर्फ जो बीजेपी के लिए प्लस है
वो मोदी जी का चेहरा प्लस इन्होंने जो राम मंदिर प्रतिष्ठा का तो माहौल इनके पक्ष में आया नहीं है कि भाई उससे कोई हवा चल गई, वो तो जनवरी में थी, कोई हवा ही नहीं चली उस बात की। लेकिन फिर भी जनता कहती है भाई 370 है या राम मंदिर का निर्माण है, ये तीन पक्ष में है इनके, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी जो डिफरेंस था वो खत्म कर दिया दूसरी पार्टियों की जैसे हो गए, तो जनता उससे उदासीन हो गई। ये मेरा कहने का मतलब है। और कांग्रेस की स्थिति क्या है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने से हेजिटेट कर रहे हैं। अगर वो लड़ते हैं तो 1-2% और इनके अंदर ताकत आएगी, लेकिन इनके जो कैंडिडेटर हैं, प्रत्याशी जो है उसमें और इनका संगठन की जो लचर व्यवस्था है, लेकिन कई सारी पार्टियां तो अभी तक कंफ्यूज है कि किसे कैंडिडेट बनाना है किसे नहीं बनाना है। वैसे में विपक्ष की मजबूती पर तो सवाल उठेंगी। हमारे साथ कुंवर अजय सिंह जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो जुड़ चुके हैं। उनका रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधा ले चलते हैं। होने वाली बातों पर झूठ फैला करके लोगों में विश्वास तोड़ने का काम किसके इशारे पर कर रही है? कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर तो झूठ बोला है और देश का हर नागरिक कहता है कितने महत्वपूर्ण विषय पर झूठ बोल करके आपने देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है। आपको देश की माफी मांगनी चाहिए। साथियों, पिछले 10 वर्षों में बीजेपी एनडीए सरकार ने देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग के लिए बहुत काम किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण है भारतीय न्याय संहिता। ये कांग्रेस वाले मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी में ही जी रहे थे, वो इससे बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। वो तिरंगा झंडा फहरा करके तो आजादी की बात करते थे, लेकिन हर कानून व्यवस्था में मन से अंग्रेजी की गुलामी को जी रहे थे। गुलामी के कालखंड से प्रेरित इतना पुराना आजादी के पहले का कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हटाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको हटा दिया। अब भारत में न्याय संहिता में दंड को नहीं बल्कि नागरिकों को न्याय मिलने को प्राथमिकता दी गई है। इसमें आतंकवाद से जुड़े कानूनों को भी और सख्त किया गया है। दूसरों पर अत्याचार से जुड़े कानूनों को कड़ा बनाया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर नया प्रावधान किए गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद ये संहिता देश के हर नागरिक को बहुत मदद करने वाली है। लेकिन साथियों, जब से कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आई है, तब से पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है कि नहीं? खराब है कि नहीं? हालत बद से बदतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां बेलगावी में एक आदिवासी बहन के साथ जो कुछ हुआ, चिक्कोड़ी में जैन मुनि महाराज साहब के साथ जो हुआ, वो शर्मसार करने वाला है कि नहीं है? पीड़ा करने वाला है कि नहीं है? कर्नाटक की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने वाला है कि नहीं है? और देखिए उनकी हिम्मत। हुबली में हमारी एक बेटी के साथ जो कॉलेज कैंपस में हुआ, उसने तो पूरे देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार
तुष्टीकरण का दबाव उसी को प्राथमिकता देती है। उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कीमत नहीं है, उनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है। बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तब भी कांग्रेस ने शुरुआत में इसे लेकर गंभीरता ही नहीं है, यहां तक कह दिया ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। देश की जनता के आंख में क्यों धूल झोंक रहे हो कांग्रेस के लोग? अगर तुमसे नहीं बनता है तो छोड़ करके घर चले जाओ। यही वही कांग्रेस के जो है जिसने वोट के लिए पीएफआई, जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का चुनाव में मदद करने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, वायनाड में एक सीट जीतने के लिए आप उसको सरेंडर कर रहे हो, उनके कारनामों का बचाव कर रहे हो। लेकिन भाजपा सरकार ने देश और समाज विरोधी पीएफआई को बंद किया है, उससे बड़े बड़े खैरखा जेलों में सड़ रहे हैं। भाइयों साथियों, कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है। और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने
हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है। साथियों, आज पूरा देश समझ गया है कि जहां कांग्रेस आई वहां से विकास का पलायन गया। विकास का पलायन शुरू हो जाता है। कर्नाटका में भी यही हो रहा है। जब बीजेपी की सरकार यहां थी तो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्नाटका में आता था, लेकिन अब यहां स्थितियां बदल रही हैं। जब से कांग्रेस सरकार यहां आई है तब से रोड के, इरिगेशन के सारे काम बंद पड़ गए हैं। यहां बिजली के कट लगने से हर कोई परेशान है, उद्योग परेशान है, लोग परेशान हैं और इसलिए ही लोग कहते हैं जहां कांग्रेस आई वहां बर्बादी लाई। साथियों, हमारा देश छोटे किसानों का देश है। कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम छोटे किसानों की संगठन शक्ति को एकजुट करें। इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार एफपीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव तीनों पर बल दे रहा है। बीजेपी सरकार में देश भर में 8,000 नए किसान उत्पादक संघ बने हैं, एफपीओज बने हैं। ये एफपीओज इनपुट कॉस्ट कम करने से लेकर किसानों को मार्केट रेट दिलाने तक में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई है। इन्हें केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। केंद्र सरकार पैक्स को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम कर रही है। सरकार 60,000 से ज्यादा पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का काम भी पूरा करने में जुटी है। एनडीए सरकार शुगर कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा दे रही है। बीजेपी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर गन्ना किसानों की बहुत बड़ी मुश्किल आसान की है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से गन्ना किसानों को 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको कमाई हुई है। चीनी मिलों पर बकाया होने की उनकी समस्या भी अब दूर हो रही है। लेकिन साथियों, यहां कांग्रेस ने फार्मर्स के साथ जो विश्वासघात किया है वो तो बहुत बड़ा पाप है। यहां जब बीजेपी की सरकार थी तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये 10,000 रुपये जमा होते थे। कांग्रेस की सरकार ने आते ही 4,000 रुपया देना बंद कर दिया। अब वोट मिल गया, अब किसान जाने, किसान का काम जाने, उनको परवाह नहीं है। अब मोदी जो 6,000 रुपया भेजता है वही किसान को जाता है। यहां के पैसे उन्होंने काट लिए और पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये कर्नाटका वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा आप इस चुनाव में दीजिए और मोदी आने वाले वर्षों में भी आपको गारंटी देता है जो दिल्ली से भेजा जाता है वो चालू रहेगा। साथियों, आपका ये सेवक गांव, किसान, नौजवान, नारी शक्ति को सशक्त करके आपकी संपत्ति बढ़ाने में जुटा है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के शहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं और भाई बहन दोनों कर रहे हैं कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे। कर्नाटक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। इसी के साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जो जुड़े उनका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शत्रुपा बालकृष्ण जी, कुंवर अजय सिंह जी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।